क्लास टेंथ की जो जब हम बात करें मैथ सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स में कैसे स्टार्ट करना है, तो क्लास टेंथ में एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट करती है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमना से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि रियल नंबर में जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बताएं कि ये एक्चुअल में है क्या, इसमें करना क्या है, कैसे इसको सोल्व करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है जिसको आप पहले से जानते हैं, केवल आपके सामने एक अदर रूप में, एक अदर स्ट्रक्चर में उसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन इस वीडियोज़ को देखने के बाद में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ का एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का, वही हमारा क्या होगा, आज का कंप्लीट टॉपिक होगा। हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सबको सोल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको फर्दर किसी भी तरह की कोई डाउट उस चैप्टर में, उस टॉपिक से नहीं रहे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमना क्या कहता है। ये क्या कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, there exists unique whole number Q and R such that A equal to BQ plus R where the value of R should be greater than or equal to 0 and less than B। तो हमने क्या लिखा, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, हम एक एक वर्ड को देखते हैं कि कौन सी वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या है। बहुत ही आसान से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को आपको डिस्कस करके पढ़ाऊंगा, आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप शांति से केवल मेरे लेक्चर्स को देखें, इसी से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो यूक्लिड्स है, ये तो नेम है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम दिया गया है। डिवीजन आप लोग जानते हैं, डिवीजन तो आप हमेशा करते हैं ना, डिवाइड तो आप पहले से करते आ रहे हैं, डिवीजन। और उसके बाद जो एक वर्ड है लेमना, कंफ्यूजन यहां आ रही होगी कि सर ये लेमना क्या है। देखिए जिस लेमना की हम बात कर रहे हैं, अब सबसे पहले हम देख लें कि ये लेमना है क्या। ठीक है, इस वर्ड से आपको दिक्कत है, एक्सक्यूज मी, चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं, एक मिनट दूसरा मार्कर ले लेते हैं, उसका फिर डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं लेमना की। ठीक है,
लेमना क्या है। तो क्या कहता है कि लेमना जो है मेरा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, जो पहले से ही प्रूव किया जा चुका है। अगर कोई चीज़ पहले से प्रूव हो कि हाँ ये चीज़ है ही, तो दोबारा उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, उसके हेल्प से दूसरे चीज़ को प्रूव करते हैं। तो लेमना के बारे में क्या कहेंगे? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या है? पहले से ही एक प्रूव किया गया स्टेटमेंट है। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, लेमना क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम करते हैं किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में कि हाँ ये चीज है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आती है कि ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना में जो हमने ये जो लिखा है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, चलिए हम इसको डिस्कस करें। क्या कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो सबसे पहले ये हम जान लें इंटीजर्स है क्या। इसे भी देख लें, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो वो भी चीज देख लीजिए। जो मेरी इंटीजर्स होती है इसकी वैल्यू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी तक। अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे कहाँ से, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक की वैल्यू मेरी क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कौन से इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, वैसा इंटीजर जो कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब ये चीज बताएं, पॉजिटिव इंटीजर्स की जैसे ही बात आ गई तो जो निगेटिव वाला है ये सब हट जाएगा ना, ये निगेटिव वाला तो मेरा हट जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4 जो भी है वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो वही कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने एग्जांपल ले लिया। क्या लिखा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू को हमने a माना, दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू को हमने b माना। देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक होल नंबर, वहां पे एक यूनिक होल नंबर q और r होगा, सच दैट a जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, bq प्लस r। अगर इसे समझने में अगर आपको अभी दिक्कत हो तो केवल एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आपको बहुत ही आसान लगने जा रहा है। सो देखिए, सपोज करते हैं हम a की वैल्यू को, लेट a की वैल्यू को अगर मैं सपोज कर लूं 15, ठीक, एंड b की वैल्यू को मैं अगर सपोज कर लूं 4, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है ना। यही चीज कर रहे थे, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए 15 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, से a एंड b, हमने a b लिया तो उसी के अनुसार a को हम कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने ले लिया, एक वैल्यू ले ली 15, दूसरी वैल्यू ले ली b की 4। क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर q एंड r। यूनिक होल नंबर q एंड r की बात कर रहा है, तो हम देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आपने डिवीजन किया है ना, चलिए हम पहले डिवाइड करते हैं। 4 से हमने 15 को डिवाइड किया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या देख रखे हैं, एक्चुअल में ये जो 4 है वो क्या है, डिवाइजर। ये जो 15 है डिविडेंड, ये जो 3 है कोसेंट, और यहां जो ये 3 लिखा हुआ है ये क्या है, रिमाइंडर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
चलिए थोड़ी सी दिक्कत आप लोग की हो रही है, ठीक है 3 और 3 कॉमन दिख रहा है तो कोई और चीज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को चलो 14 कर दें ताकि सब कुछ अलग अलग आए, समझने में कहीं कोई तरह की कोई समस्या ना रहे। 14 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। चलिए अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सेम वही चीज है, केवल नेमिंग चेंज किया है और कुछ नहीं किया है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अब तक जो बचपन से पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही पढ़ा है ना। चलिए यहां में जो मेरा डिविडेंड है वो क्या है 14 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है 4, कोशेंट कितना है इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 2, लिख सकते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जरा कंपेयर करके देखिए क्या ये सेम चीज नहीं है। अगर a की वैल्यू 14 है तो इस 14 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऑन कंपेरिजन a इज इक्वल टू 4 मेरा क्या है, b की वैल्यू 4 है, इंटू q मेरा कितना है 3, तो 3 क्या है मेरा कोसेंट, b इंटू क्यू बी क्यू, प्लस 2 मेरा क्या है रिमाइंडर r। क्या ये दोनों सेम है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन यहां अब एक कंडीशन देखने की क्या है, ये समझने की चीज है, जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या होगा, ये हमेशा ध्यान देने की चीज है। अब एक चीज देखो, यहां रिमाइंडर कितना है 2, ठीक है, डिवाइजर मेरा कितना है 4, तो हमेशा याद रखना है जो मेरा रिमाइंडर होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, ये पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाता है तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। मतलब r की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन डिवाइजर होगा। इस केस में अगर मैं बात करूं, मेरा रिमाइंडर कितना है 2 आ गया, लेकिन इस केस में अगर यहां कोई भी वैल्यू होगी, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू है या तो वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और छोटा किससे होगा, ये जो मेरा डिवाइजर है मतलब इस 4 से छोटा होगा, यही कंडीशन है, ये हमें ध्यान रखनी है। तो इसी डिवीजन लेमना को हम एक प्रूवन स्टेटमेंट के रूप में लेते हुए अब हम देखेंगे कि जो मेरी यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिदम है वो हमें कैसे सोल्व करनी है। ये क्या है, एक लेमना है। जब अगर ये एक लेमना है तो लेमना क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया लेमना क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट, जिस प्रूवन स्टेटमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, प्रूवन स्टेटमेंट की मदद से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट अब सही है। तो वही चीजें हमें करनी है। इस स्टेटमेंट की हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना की हेल्प से अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े। ओके चलिए, तो हम देखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम वर्ड लिखा है, एक चीज आपके दिमाग में पहले से आ रही होगी कि ये एल्गोरिदम तो सर ने लिख दिया, ये एल्गोरिदम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको यही डाउट हो रहा होगा कि एल्गोरिदम है क्या। तो चलिए पहले हम यही डिस्कस करें कि एल्गोरिदम कहते किसको है। क्या कहता है एल्गोरिदम के बारे में कि इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये क्या है, वेल डिफाइंड सीरीज का एक
स्टेप्स का, वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है विच इज यूज्ड फॉर सोल्विंग अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जिसका यूज करके हम एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ठीक है, कि मुझे अगर सोल्व करनी है, जैसे बॉडमास में आपने अब तक क्या पढ़ा होगा, अगर मैं बॉडमास की अगर मैं बात करूं या प्राइम फैक्टराइजेशन की ही बात कर लें, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ा है, अगर आपको कहे कि 25, 15 और 12 का सर आप एलसीएम बताओ क्या होगा, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे एलसीएम होगा। 2 से कम एटलीस्ट 2 होना चाहिए डिविजिबल, उससे 2 से 2 डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 से चेक करें, 3 4 या 12, 3 5 या 15, चलिए 3 से लग जाएगा। 3 से 25 नहीं लगेगा तो उसे एज इट इज लिख देंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। नेक्स्ट फिर से अब 3 से भी नहीं लगेगा, कम से कम 2, 5 से लग जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 4। अब तो किसी से नहीं होगा, तो जो इसका एलसीएम होगा वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 5 × 4, यही होगा ना मेरा एलसीएम। तो हमने क्या किया, एक स्टेप्स को, एक सर्टेन स्टेप्स को फॉलो किया। उसमें क्या था कि सबसे पहले चेक करते हैं कि जो मेरा स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे 2 से क्या इनमें कोई 2 डिविजिबल है, नहीं है, तो उससे नहीं होगा। नेक्स्ट किसका नंबर आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 का, 3 से हमने चेक किया, हाँ यहाँ 2 डिविजिबल हो रहा है, तो पहले हम क्या किए, 3 से डिवाइड किए। उसके बाद देख रहे हैं 3 से भी नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5, फिर 5 से चेक किया, और लास्ट में देखिए अब तो किसी से होगा नहीं, तो फिर एलसीएम मेरा क्या आ गया, 3 × 5 × 5 × 4। तो ये क्या था, एक्चुअल में एक स्टेप्स था, जिस स्टेप्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इनका हम एलसीएम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे। तो इसी तरीके का कोई भी स्टेप्स, जब एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जब हम फॉलो करते हैं किसी सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं। अगर एक और एग्जांपल ले, अगर इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है, देखिए बॉड मास में आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपको कोई दे दे 25 ऑफ 15, ठीक है, 25 ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ 15 प्लस 25 रेंडो, ठीक। एक छोटा सा यही अगर बॉड मास का अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे, तो आपने क्या पढ़ा है बॉड मास में, सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ ब्रैकेट्स तो कहीं है नहीं, तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, ऑफ का। ऑफ का कौन सा है, 25 ऑफ 15, 25 ऑफ 15 कितना हो जाएगा बताइए, 25 5 जा 125, 125, 12, 25 1 जा 25 और प्लस 12 कितना 37 प्लस 25। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे, कितना आ जाएगा 400। तो देखिए इसके रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहला स्टेप्स मेरा क्या था, हमने ऑफ का काम किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एडिशन को परफॉर्म किया, और तब जाके हमें इसका क्या मिला, आंसर मिला। तो ये क्या था, एक सर्टेन स्टेप्स का एक सीक्वेंस था, जिस सीक्वेंस को हमने फॉलो किया ताकि मेरा ये क्वेश्चन क्या हो, सोल्व हो जाए। तो इसी को कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। इसे रब कर दें, अगर आपसे पूछे कोई कि एल्गोरिदम क्या है तो क्या कहेंगे, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या है ये, वेल डिफाइंड स्टेप्स का क्या है, सीरीज है। विच इज यूज्ड टू सोल्व a certain
टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम क्या हो गया, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है विच इज यूज्ड टू सॉल्व अ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एल्गोरिथम वर्ड में अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, हमने यहाँ क्या कहा, एल्गोरिथम वर्ड आते ही क्या हो गया ये, कि एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सोल्व करने में वो हेल्प करेगा। तो ये जो एल्गोरिथम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी कोई एक सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करेगा। तो यही तो बात है, ये किस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने में बात करेगा, ये किस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या है, जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। क्या चीज फाइंड आउट करने में मदद करता है, HCF फाइंड आउट करने में मदद करता है। HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्ना में हमने क्या पढ़ा था, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो था। तो सेम उसी एल्गोरिथम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स में वो लेम्ना हेल्प करेगा हमें, हम देखेंगे आगे कि वो कैसे हेल्प कर रहा है। और वो क्या चीज फाइंड आउट करेगा, HCF फाइंड आउट करेगा। उसी लेम्ना की मदद से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले इसे डिफाइन कर दें, फिर उसके बाद में इसे समझाते हैं। क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, it is a series of well defined steps, it is a series of well defined steps which is used to find the HCF of two given positive इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या है, एल्गोरिथम है, मतलब सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ठीक है। देखिए कैसे याद हो जाएगा आपको, एल्गोरिथम वर्ड का आपको अगर मीनिंग पता है तो आप कैसे याद कर लेंगे। एल्गोरिथम जैसे ही लिखा, मतलब ये एक सीरीज है किसका, वेल डिफाइंड स्टेप्स का। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज यूज्ड, मतलब जिसका हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसका, डिवीजन के हेल्प से। जो मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेम्ना था उसमें हम क्या कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे। तो उस डिवीजन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यही देखते हैं कि किस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। पहले वो स्टेप्स हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में हम वो समझाएंगे कैसे वो स्टेप्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो हम लिखते हैं स्टेप्स टू फाइंड आउट HCF using Euclid's division algorithm, ठीक है। चलिए लिखें, आगे बढ़े। पहला स्टेप क्या कहा, जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो किसके हेल्प से करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्ना की हेल्प से करेंगे, ठीक है। और लेम्ना क्या था मेरा, याद आया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सिंपली डिवीजन था। तो उसी डिवीजन के स्टेप्स को वन बाय वन हम फॉलो करते चलेंगे और उसके बाद क्या होगा, ये हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है।
तो देखिए हम फिर से दो नंबर लेते हैं, सेम नंबर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो नंबर हमने लिया कि लेट द टू गिवन इंटीजर्स बी ए एंड बी। ए और बी हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिया, ठीक है। गिवन द टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसा इंटीजर हमें लेना है? पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया ए और बी, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है? वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है वो क्या है? बी से ग्रेटर देन है। जब ए मेरा बी से ग्रेटर देन होगा तो हम क्या करेंगे? अब हमें इस पे अप्लाई क्या करनी है? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्ना की हेल्प से हमें अप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा? सच दैट, जब ये चीज हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सच दैट दो पॉजिटिव इंटीजर जैसे ही होगा, और जब उसको अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्ना से अगर देखें तो क्या निकल के आएगा? सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही आ रहा था ना, वेयर जहां पे आर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर मेरा कितना है? बी, बी से छोटा होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप तो वही था लेम्ना का। सेकेंड स्टेप में क्या कहता है? जो फर्स्ट टाइम हमने डिवीजन किया, दो कंडीशन यहाँ पे अराइज होगी। पहला, इसके बाद से मेरे पास दो कंडीशन अराइज होगा, ध्यान से देखिएगा। पहला कंडीशन ये होगा जहां पे रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या अराइज होगा? कि रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर नहीं होगा मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं अदर वर्ड में? कि रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन 0। रिमाइंडर किससे ग्रेटर होगा? 0 से ग्रेटर होगा। और अगर ये 0 से ग्रेटर होगा लेकिन साथ में कंडीशन क्या रहेगा? इट विल बी लेस देन, किससे कम रहेगा? डिवाइजर से कम रहेगा। दो ही केस पॉसिबल है। चलिए यहां अगर इसमें अगर आपको डाउट है तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। पहले से थोड़ा रब कर देते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा साइज ऑफ द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो है मेरे साइज, जिस साइज का मुझे चाहिए था उस साइज का ये है नहीं, बट लॉकडाउन की स्थिति है, इसके कारण ये थोड़ा साइज छोटा है। आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। 2-3 दिनों में प्रोबेबली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कहीं से वो कहीं से या तो रेडीमेड मिल जाए या बनवाने के बाद भी अगर हो जाए तो मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ। अगर वो मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 2-3 दिन की और दिक्कत है आपको, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगा। आप लोग उसके बाद जो भी क्लासेज हैं वो रेगुलर कीजिए। 10th की तो मैंने स्टार्ट कर दी है। एटलीस्ट कम से कम एक क्लास आपको 10th की डेली मिलेगी, चाहे वो साइंस की मिले चाहे वो मैथ्स की मिलेगी तो डेली, ये तो तय है। ये चीजें अब ब्रेक नहीं होंगी। जो ही है पॉसिबली शुरू में अभी चैनल है तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड अभी अरेंज करने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी ये छोटी छोटी समस्या है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको एक क्लासेस डेली मिलेंगी। याद रखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसमें ऑल पे जाके क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी क्लासेज जाए वो आपके साथ शेयर हो सकें। और जितने बच्चों के पास हो सके उससे उतना ज़्यादा शेयर कर दो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जानने वाले भी इससे पढ़ सकेंगे। जितने लोग पढ़ेंगे उतना फ़ायदा है। यूट्यूब है, कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको पूरी क्लासेस देखनी है। आपको पूरी एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ों में आगे टाइम नहीं दे करके हम अपने टॉपिक पे आ जाए, ठीक है। दो कंडीशन मेरा निकला, r इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए या रिमाइंडर जो है मेरा वो 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा हो जाए। अगर ये कह रहे हैं, सपोज कर लो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसे मैं समझूं, अगर एक नंबर, अगर ए को अगर मैं सपोज कर लूं 14,
ठीक है, और b को अगर मैं सपोज कर लूँ 7, तो इस केस में जब मैं 7 से 14 को डिवाइड करूंगा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन। लेकिन इसी में अगर मैं a की वैल्यू को 16 सपोज कर लूँ, ठीक है, b की वैल्यू को 3 मान लूँ, अगर ये लेट कर लूँ, तो अब यहाँ से अगर मैं 3 से 16 को डिवाइड करूँ, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1। ये जो 1 है ये एक्चुअल में क्या है, इस 3 से बड़ा है, सॉरी, ये जो रिमाइंडर मेरा 1 है ये एक्चुअल में क्या है, 0 से बड़ा है, और छोटा किससे है, 3 से है। तो क्या कंडीशन निकल के आया रिमाइंडर का, 0 से बड़ा और डिवाइडर से छोटा, सेम कंडीशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके अगले स्टेप पे हम आते हैं। ये जो इसका अगला स्टेप है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए अब यहां से दो कंडीशन निकल गई, तो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला ये कहता है अगर ये जहां पे हमने रिमाइंडर इक्वल टू 0 अगर केस अगर हो जाए, केस 1, पहले केस में क्या निकला, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाए देन HCF ऑफ A, B क्या हो जाएगा, B मेरा क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि वो क्या है, छोटा है जिससे हमने डिवाइड किया था। मतलब जो मेरा डिवाइजर होगा, कहने का अर्थ क्या हुआ, दैट इज डिवाइजर विल बी द HCF। डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल किया था ना 7 और 14 का, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना हुआ 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ HCF क्या हो जाएगा, डिवाइजर, मीन्स HCF ऑफ 7 और 14 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये तो था मेरा पहला केस। चलिए पहला केस आपने नोट डाउन कर लिया। सेकेंड केस रब करूं पहले केस को, सेकेंड केस मेरा क्या कहता है कि व्हेन रिमाइंडर विल बी नॉट इक्वल टू 0। केस 2 क्या कहता है, व्हेन रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन द डिवाइजर। यही केस था। इस केस के लिए अब हम डिस्कस करते हैं क्या करें, ठीक है। ऐसे केस में इसे भी पहले रब कर लें। देखिए जब इस तरह का मेरा कंडीशन आया, हमने अभी एक एग्जांपल लिया, एक फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। 7 से मैं 79 को डिवाइड करता हूं, ठीक है। 7 1 जा 7, 9 7 1 जा 7 2, ठीक है। पहला यहां हो गया, दूसरा, पहला यही तक है ना। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 हमने क्या किया, जो मेरा ए है उसको हमने BQ प्लस आर के फॉर्म में लिखा। ए को हमने क्या किया, BQ प्लस आर के फॉर्म में लिखा। मतलब ये जो मेरा 79 है इसको हमने क्या लिखा, 7 × 11 + 2 के रूप में लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप।
ठीक है, हमने क्या किया, ए प्लस बी क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। ठीक है, दो मेरे पास था, ए की वैल्यू कितनी थी 79 हमने सपोज किया, बी की वैल्यू 7, तो उसको हमने ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा। अब हम क्या देख रहे हैं, मेरा जो आर है ये क्या है, जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है। जब ये आर जीरो के इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ क्या देख रहे हैं, हियर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन अब क्या करेंगे, स्टेप 2, divide the divisor by रिमाइंडर। अब जो डिवाइजर है उसको रिमाइंडर से डिवाइड कर दो। डिवाइजर मेरा क्या है 7, उसको किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से, मतलब 2 से 7 को डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, अगेन रिमाइंडर 1 एंड write it in the form a is equal to bq plus r। फिर से उसी फॉर्म में लिख दो। ठीक है, कंडीशन तो हर जगह ही रहेगी, याद रखना जब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो याद रखना कि जो r की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये कंडीशन हर जगह होगा। ठीक है, r की वैल्यू 0 से बड़ा बराबर और लेस देन b होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं, क्या है मेरा 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। फिर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हियर आर इज इक्वल टू 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगेन स्टेप 3, divide the divisor by remainder। फिर से डिवाइजर्स जो है, अब जो डिवाइजर है उसको किससे डिवाइड करना है मुझे, रिमाइंडर से। रिमाइंडर कितना है 1, 1 से डिवाइड कीजिए 2 को, 2 टाइम्स 2, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, फिर से उसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, and write in the form a equal to bq plus r। याद रखना है इस फॉर्म में हमको तब तक करते चलना है till then we get r is equal to 0। ये तब तक हमें करना है जब तक कि r इक्वल टू 0 हमें नहीं मिल जाए। तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 हो गया ना, जैसे ही r इक्वल टू 0 हो गया, स्टेप 4, लास्ट डिवाइजर विल बी द HCF। लास्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। लास्ट डिवाइजर क्या है 1, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF 7 और 79 का वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है ना। क्या कहा कि जब कंडीशन मेरी आर नॉट इक्वल टू 0 जब हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे r की जो वैल्यू वो 0 से बड़ा और b से क्या होगी, छोटा होगी, मतलब 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। और फिर उसके बाद जब लिखने के बाद अगर हम देखेंगे फिर से अगर r नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या करेंगे, अब रिमाइंडर से फिर से उस डिवाइजर को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि मेरा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 नहीं आ जाए। और जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा लास्ट डिवाइजर होगा, जैसे देखो 1 से हमने 2 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स पूरी तरह कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना है 0। जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, जो मेरा लास्ट डिवाइजर है वही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोनों नंबर का। तो ये एक्चुअल में क्या है, सो देखो आखिर हमने क्या कहा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना, फिर हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमना में हम क्या करते थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना क्या था, हमने क्या कहा था, लेमना क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि पहले से क्या है,
प्रूव्ड है उसकी हेल्प से हमें दूसरे चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो यही चीज प्रूफ था ना पहले से, 79 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा था तो 11 टाइम्स वो रिमाइंडर कितना दे रहा था मुझे, 11 टाइम्स के बाद 2 रिमाइंडर दे रहा था। तो वो वहां क्या था, 79 इक्वल टू 7 इंटू 11 प्लस 2, यही था मेरा क्या, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना, जो कि सत्य है, 100% प्रूवन स्टेटमेंट है कि अगर मैं इन दो नंबर को डिवाइड करूंगा तो यही कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमना। लेकिन अब इस लेमना की मदद से हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे जो कि क्या करेगा, किसी भी सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में हमें कोई एक सर्टेन टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ मेरी सर्टेन टाइप की प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे HCF को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। और HCF को फाइंड आउट करना मेरी क्या थी, सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थी। और हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना जो कि डिवीजन था, उस डिवीजन मेथड को बार बार अप्लाई कर करके एक सर्टेन स्टेप्स को हमने फॉलो किया और हम HCF को फाइंड आउट किए। यही था ना, यही एक्चुअली मेरा क्या था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, तो जो मेरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम उठाते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं। वैसे जिस अगर आपने अब तक का अगर लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक, हमें क्या करनी है, इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो क्या करते थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना में हम क्या करते थे, डिवीजन करते थे। उस डिवीजन के हेल्प से हमें क्या करनी है, इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, HCF को फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमें क्लियर है। तो जिन दो नंबर का, जो दो नंबर आपके पास में दिया रहेगा, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आपको वही चीजें करनी है। स्टेप 1, ठीक है, कंपेयर द टू नंबर्स। ये नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपको दिए हैं, इनको हमें कंपेयर करना है। चलिए कंपेयर करते हैं, 135 और 225, विच वन इज ग्रेटर, 225 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2, क्या करते हैं, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। अब ये कहिएगा कि सर ये आप लाइन लिख क्यों रहे हो, मैं लाइन केवल आपको इसलिए लिख रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं वो चीजें आपको एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहां से पढ़ने के बाद में ये नहीं हो कि सर ये डाउट रह गया मेरा। आप जब कभी भी देखोगे, अगर इस चीज को अगर ऐसे लिखोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ ये क्या चीज है। बोर्ड के कॉपी में ये चीजें काफी मायने रखती हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो सामने वाले बंदे को पता है कि हाँ बच्चे ने कितनी मेहनत की है, और हर स्टेप्स का नंबर होता है। और जब मैं स्टेप्स को फॉलो करूंगा तो मेरे पूरे में पूरे 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं, अगर मेरी सारे क्वेश्चन अगर मेरे सही हुए तो क्या कहा, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, and write it in the form A equal to BQ plus R, where R will be greater than equal to 0 and less than B, and follow the steps till
रिमाइंडर बिकम्स 0। चलिए डिवाइड करते हैं। क्या करा, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। लार्जर मेरा नंबर कितना है 22, 25। इसको मुझे किससे डिवाइड करनी है 135 से। डिवाइड करते हैं। 135 से हमने 225 को डिवाइड किया। 1 टाइम्स 135, 0, 9, 90 बचा। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। तो चलिए पहले इस स्टेप में पहला स्टेप क्या लिखेंगे, 225 will be equal to 135 into 1 plus 90। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब क्या देख रखे हैं, यहां पे रिमाइंडर 0 है नहीं है। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फिर से रिमाइंडर से किसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर से किसको डिवाइड करते हैं, डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। तो चलिए फिर से डिवाइड करते हैं। 90 से अब हम फिर से डिवाइड किसको करेंगे, 135। ये सेकेंड नेक्स्ट स्टेप है मेरा। 91 जा 90, 5, 4। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या आ गया, 135 will be equal to 90 into 1 plus 45। Again remainder is not equal to 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर से अब डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। ये डिवाइजर कितना है 90, डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर कितना आ गया 0। क्या लिखेंगे, 90 will be equal to 45 into 2 plus 0। थर्ड स्टेप में मेरा ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 0। स्टेप 3, इन सब स्टेप्स को मैंने कॉमन ही लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नाउ r will be equal to 0। r मेरा कितना हो गया 0, ये रिमाइंडर मेरा कितना हो गया 0 हो गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, जब रिमाइंडर मेरा 0 हो गया तो क्या होता है, द लास्ट डिवाइजर विल बी HCF। लास्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। Therefore किन किन दो नंबर का HCF निकालना था, 135 एंड 225, 135 एंड 225। इसका HCF कितना हो जाएगा, लास्ट डिवाइजर कौन सा है 45। देखिए लास्ट डिवाइजर कौन सा है 45, तो 45 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए, वैसा है कि जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से जो आपको HCF निकालना था, एक मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। इसके आधार पे आपके एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है और आपकी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थी। तो 4 क्वेश्चन में से मैंने एक आपको बना दिया है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, केवल डिवीजन लिखना है और डिवीजन करना है और उसके स्टेप्स को लिख देना है, तो आप आसानी से फॉलो कर जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी एग्जाम्पल 2 में NCERT में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि सो दैट एवरी, हमें ये बताना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मतलब जो भी इवन, जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसका जो फॉर्म होगा वो 2q के फॉर्म में होगा। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। वो किस फॉर्म में होगा, 2q + 1 के फॉर्म में होगा। वेयर q इज सम इंटीजर्स, उसकी कोई इंटीजर है, ये q कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए घबराने की कोई चीज जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखना है। क्या करना है हमें, ये फॉर्म देख के घबराना नहीं है, केवल ये याद रखिए
हमें जो ये शो करना है इंटीजर्स की वैल्यू को, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहे वो इवन हो या ऑड हो, तो उसको हम किससे सोल्व कर रहे हैं? यूक्लिड्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो यहाँ भी इन चीज को हमें प्रूव किससे करना होगा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड्स डिवीजन लेम्ना की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा? लेम्ना क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके आधार पे हमें क्या करनी है? एल्गोरिदम हम उसका करते हैं जो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो सेम उसी लेम्ना की हेल्प से क्या इसे हम प्रूव कर सकते हैं? उसके स्टेप्स को फॉलो करके क्या हम इसे प्रूव कर सकते हैं? देखते हैं। सब क्या कहा गया कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, पहले हम आधे पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर को 2q के फॉर्म में दिखाते हैं, फिर जो उसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का ऑड के लिए वो भी दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम इवन के लिए सोचते हैं। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हमें कह रहा है, तो कोई एक इवन पॉजिटिव इंटीजर हमें सपोज करना होगा ना, कोई भी एक इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कोई भी एक इवन पॉजिटिव इंटीजर को सपोज कर लेते हैं। चलिए, लेट ए बी अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है? एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, एक चीज बताओ, किसी भी उसको फॉर्म में किसके लिखना है? 2q के फॉर्म में लिखना है। मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा? 2q + 0। हमारा जो था, एक मिनट ध्यान देना, यहाँ पे हम किस फॉर्म में लिखते थे? a = bq + r। ठीक है, यहाँ पे जो हमें फॉर्म दिया है वो a को किस फॉर्म में कह रहा है करने के लिए? 2q के फॉर्म में कह रहा है, और आगे रिमाइंडर नहीं दिया, मतलब रिमाइंडर क्या? 0, रिमाइंडर 0। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर आप कंपेयर करो तो b की जगह क्या है? 2 है। b क्या है? 2 है। बस यही है। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। अगर आपने उससे कंपेयर कर लिया तो आप आसानी से कर जाओगे। a = bq + r आपको किस फॉर्म में देना है? 2q के फॉर्म में। जब हम कंपेयर करेंगे a = 2q, r की जगह क्या है? 0। 2q + 0 लिख सकते हैं। a किस फॉर्म में हो गया? 2q के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मेरी आ रही है? 2। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो चलिए, तो अब हम यही चीज करते हैं। मतलब b की वैल्यू मेरी क्या थी? b एक्चुअल में क्या था वहां पे? डिवाइजर। तो सेम चीज यहां करते हैं। नाउ ऑन डिवाइडिंग a बाई a मेरा क्या है? वो नंबर था, इंटीजर्स, जिसे हम किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइजर से, b से। b की जगह कितना है? 2। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? a = 2q + r, यही मिलेगा। a = 2q + r। अभी हम कॉमन ले रहे हैं, अभी 0 को लेकर नहीं चल रहे हैं, अभी केवल कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अब याद करो इस चीज में, ये जो मेरा था कंडीशन, इसमें एक कंडीशन क्या थी? जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन था? वो डिवाइजर से कम होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यहां भी कंडीशन क्या आएगा? इस जगह पे जो मेरा कंडीशन आएगा वो कंडीशन क्या होगा? वेयर r को स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दें, वेयर रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर मेरा क्या है? 2, लेस देन 2। अगर आपने ये कंपेरिजन कर लिया, अगर आपने ये कंपेयर कर लिया तो क्वेश्चन हो गया। अब दोनों क्वेश्चन हो गया। चलो देखिए कैसे। अब केवल और केवल इस पोर्शन को देखना, केवल इस पोर्शन को देखना कि इसे मैं क्या कर रहा हूं। r की वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है? 0 के बराबर हो सकती है। r की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। नेक्स्ट, r की वैल्यू 0 से बड़ा 1, 2। देखो 1 और 2 अभी हमने लिखा है, लेकिन यहां देखो r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1, ठीक है। r की वैल्यू नेक्स्ट नंबर 2, लेकिन यहां क्या कह रहा है? 2 से कम होनी चाहिए। मतलब ये 2 से कम तो 2 नहीं हो सकता, उससे कुछ कम होना चाहिए। मतलब ये 2 क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है,
तो मेरी आर की दो ही वैल्यू अब यहाँ पॉसिबल है, या तो 0 या 1। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के आर के लिए, फॉर आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 के लिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2q। ठीक है, फॉर आर इक्वल टू 0 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2q। एंड फॉर आर इज इक्वल टू 1 मेरी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2q प्लस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अब पहले इसे हम रब कर लें। थोड़ा सा इसे रब करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, कोई भी नंबर, एक चीज आपने पढ़ा होगा, अब यहां ध्यान देने की जरूरत है। दो कंडीशन हमने लिख लिया है, इसे थोड़ा नीचे लिख लें। ठीक है, फॉर आर इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1। ये दो कंडीशन है। अब इन दोनों को हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कैसे है। देखो, कोई भी चीज अगर 2 का मल्टीपल है, कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो कैसा नंबर होगा, ऑब्वियसली इवन होगा ना। जैसे 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 इवन। 3 जो ऑड है उसे भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 इवन। 4 को करूं 8 इवन। 5 को करूं 10 इवन। मतलब किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने का अर्थ क्या है कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो यहां पे ए क्या हो जाएगा मेरा, इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यू। तो क्या लिखेंगे हियर, यहां पे 2q इज डिविजिबल बाई 2। 2q जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, और ये 2q क्या है, एक्चुअल में a है। इंप्लाइज दैट a इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि 2q जो है वो 2 से डिविजिबल है, और 2q किसके बराबर है, a के बराबर। मतलब a भी किससे डिविजिबल है, 2 के बराबर है। ये क्या शो करता है, देयरफॉर a इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब ये बताओ, किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, हियर 2q प्लस 1 इज ऑड सिंस इवन प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, ऑड नंबर। इवन में जब हम एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। देयरफॉर ए in this form is odd पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। प्रूव हो गया कि अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो किस फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा, और अगर वो ऑड अगर होगा तो किस फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि सो दैट, हमें ये शो करना है क्या, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या कहा, जब इस तरीके के क्वेश्चन को पहले ही हमने कहा हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, ए क्यूब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे, उससे पहले कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर कह रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की वैल्यू को सपोज करेंगे। देखिए जब हम सपोज करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट ए बी, ए जो है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने ए को पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। किस फॉर्म में कह रहा है, 4q प्लस 1, जो मेरा फॉर्म है वो किस फॉर्म में कह रहा है, a इक्वल टू 4q प्लस 1 या a इक्वल टू 4q प्लस 3 के फॉर्म में। अगर इसको अगर हम कंपेयर करें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो हम क्या पा रहे हैं, b की जगह पे यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ भी क्या है, 4 है। मतलब मेरा जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग a बाई 4, a को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी गेट a इक्वल टू 4q प्लस आर। यही फॉर्म होगा मेरा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, वेयर r की जो वैल्यू है मेरी, रिमाइंडर की जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ पे, 4, क्या हो जाएगा, 4। चलिए अब हम क्या करते थे, ये जो मेरा रिमाइंडर वाला है इसी को कंपेयर करके देखते हैं आर की कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास में है। यहां से हम देखेंगे तो क्या पाएंगे, आर की वैल्यू 0 हो सकती है, आर की वैल्यू 1 हो सकती है, आर की वैल्यू 2 हो सकती है, आर की वैल्यू 3 हो सकती है। क्या आर की वैल्यू 4 हो सकती है, नहीं, क्या कहता है, 4 से कम, मतलब आर 4 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जो भी मेरे पास में है पहले हम इसे डिस्कस करें वन बाय वन। फॉर r इक्वल टू 0, फॉर r इक्वल टू 1, फॉर r इक्वल टू 2, फॉर r इक्वल टू 3, 0 1 2 3, यही केसेस पॉसिबल थी। चलिए यहां पे जब r की वैल्यू को 0 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q। ठीक है, क्या इस 4q को पहले सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया, 4q। इस केस में a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस 1, r की वैल्यू 1 रखे। इस केस में a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4q प्लस 2। इस केस में a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4q प्लस 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए जब यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो अब हम देखते हैं, इसे आप देखो, a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2q, इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 1। इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 1। दोनों में से यहाँ कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ केवल एक ही में से कॉमन निकलेगा। इसे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 इंटू 2q प्लस 3। अब देखो कोई भी नंबर जिसका अगर प्राइम फैक्टर, ये 2 से डिविजिबल है ना, ये 2 से डिविजिबल है ना a, क्योंकि इसके फैक्टर में क्या है, 2 है। सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, here 2 is a factor of a, that means a is what, a is even। यहां पे a क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। सिमिलरली here again 2 is a factor of a, therefore a is even। ये दोनों इवन क्यों हुआ, क्योंकि क्या कंडीशन में क्या है, सिंस a is 2 is a
फैक्टर ऑफ ए। क्या है? ए 2 का फैक्टर है। यहां भी रीजन क्या हो जाएगा? 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। 2 क्या है? ए का फैक्टर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगर यहां क्या देख रहे हैं, ये क्या था? इवन नंबर, मतलब ये भी क्या है? इवन नंबर। इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड नंबर। मतलब ये कौन सा नंबर होगा मेरा? ऑड नंबर। ये भी क्या हो जाएगा? ये इवन। इवन प्लस 3, इवन प्लस 3 कितना हो जाएगा? कोई भी इवन नंबर में अगर आप प्लस 3 करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ये दोनों केस तो मेरा कैंसिल आउट हो गया, ये केस और ये केस मेरा कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ए को क्या माना था? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और यहाँ पे क्या निकला? इवन नंबर निकला है, इवन इंटीजर निकला। जब ये इवन निकल गया तो ये दो केस तो मेरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा मेरा फॉर्म? ए इक्वल टू 4q प्लस 1 और ए इक्वल टू 4q प्लस 3। हो गया ना? प्रूव हो गया कि जब मेरा जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा? 4q प्लस 1 के फॉर्म में होगा या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए तो आज की क्लास हम यही रहने देते हैं। जो मेरा रेस्ट जो एग्जाम्पल्स हो बच गया है और जो रेस्ट मेरे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रह गए हैं 1.1 एनसीईआरटी की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रोबेबली एक दिन आपकी साइंस होगी, अगले दिन आपकी मैथ्स होंगी, फिर अल्टरनेट ये हमारा चलेगा। आपको एटलीस्ट 1 लेक्चर तो हर दिन मिलेगा ही। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके इसे सब जगह स्प्रेड कर दें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं उन बच्चों के पास में एटलीस्ट जो ही योगदान दे सकूं वो दूं। और हाँ, मेरे लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कोई डाउट अगर रह जा रहा है कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है या इन टॉपिक पे मेरी प्रॉब्लम अभी क्लियर नहीं हुई है, तो आप उस चीज़ के लिए आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। अगर मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट्स है, आप उसका एक पिक्चर लेके भेज देना। मैं उस डाउट्स को वहाँ सोल्व करके ही भेज दूंगा और ऑडियो क्लिप भी आपको भेजूंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं उस समय में वीडियो बना करके ही भेजूंगा उस टॉपिक का, ताकि आपको आसानी हो। केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल and spread it as much as possible. Okay, have a nice day. Jai Hind.